नमस्कार, आप देख रहे हैं ET9 स्वदेश और ये एक स्पेशल पेशकश है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जिसका नाम है 3 एसेस यानी 3 इक्के। मेरे साथ हैं अभिषेक और प्रियंका। इनफैक्ट आज हमारे गेस्ट जो शो पे हैं वो भी बाजार के इक्कों में से ही हैं तीनों, पंकज, विकास और गौतम। विकास, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद ET9 स्वदेश की स्पेशल शो में शामिल होने के लिए। विकास, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आपकी जैकेट का रंग भी हरा है और आपके बैकग्राउंड भी हरा है, और जैसा अभिषेक और हम अभी बात कर रहे थे कि पिछली दिवाली में और इस दिवाली में इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो भी काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। तो आपका पहला स्टॉक पिक क्या होगा जिस पे आप बेट लगाना चाहेंगे इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली के बीच में? मैं समझता हूं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफ़ी बुलिश हैं, कैपेक्स थ्योरी पे। हाँ, आई थिंक हरा रंग है, हरियाली का मजा उठाइए और आई थिंक मजे लीजिए और अगले साल भी आई थिंक आशा करते हैं कि ऐसी हरियाली बनी रहे। तो अगर आप जैसा देखेंगे कि आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में केपेक्स जो है काफी समय बाद पिकअप हो रहा है, पब्लिक साइड में, प्राइवेट साइड में। प्राइवेट कंपनियां भी काफी केपेक्स कर रही है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स, और सेम थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा केपेक्स हो रहा है। तो एक लार्सन एंड टूब्रो एक हमारी कंट्री की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर कंपनी है, सो जो केपेक्स की हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी रखती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसको अभी तक मार्केट ने पूरा रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी होगी, केपेक्स रिकवरी होगी, इसके नतीजे भी अच्छे होंगे। और दूसरा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू उनकी सब्सिडीज से है, 3 सब्सिडीज जो आईटी सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रही है। तो ये जो एक कंपनी है जो आपको दोनों सेगमेंट में एक अच्छा एक्सपोजर देती है, तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से देखा जाए तो ये कंपनी आने वाले 3-4-5 साल में बहुत अच्छा कर सकती है। मैं ये भी आई वुडंट बी सरप्राइज कि इस कंपनी का मार्केट कैप 8 से 10 लाख करोड़ एक टाइम पीरियड में आके हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। स्वागत है आपका विकास। इनफैक्ट दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। अब पहले स्टॉक की शुरुआत तो आपने चलिए एक कैपिटल गुड्स सेक्टर से की, इसके अलावा कौन से सेक्टर और पसंद आते हैं? क्योंकि हमें याद है कि जब भी आपसे बात की है तो आपने बैंकों पर एक अच्छा भरोसा जताया, चाहे वो PSU स्पेस हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। क्या आपकी दूसरी पिक बैंक स्पेस से हो सकती है? आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में और 7-8 सालों में एक एनपीए का काफी हाई लेवल था, उसकी वजह से बैंकों ने नुकसान किया। तो वो एक एनपीए साइकिल है, वो पूरी हो चुकी है और क्रेडिट ग्रोथ का माहौल बन रहा है। तो जब भी ऐसा होता है, एनपीए साइकिल बॉटम आउट होकर क्रेडिट ग्रोथ का माहौल बनता है, तो बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी के नतीजे बढ़ते हैं और उसका नेचुरल सा है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट भी उसको चेयर अप करेगा और वैल्यूएशन बढ़ती है उससे। और तीसरा, आई थिंक ऐसा मानना है कि ये एक पार्टली यू कैन कॉल इट ओपन अप ट्रेड ऑल्सो, कि जैसे जैसे ओपन अप होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी तो उसका नेचुरल सा फायदा क्रेडिट ग्रोथ पे आएगा। हाउसिंग में ग्रोथ आएगी तो इसके अंदर आएगा, कोई भी चीज की क्रेडिट ग्रोथ होती है तो बैंकों को फायदा होता है। तो मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक ऐसी बैंक है जो हर सेगमेंट में सॉर्ट ऑफ गियर अप है और उसमें पूरा टर्न अराउंड भी हो रहा है। पुराने जो भी इनके इश्यूज थे वो सब खत्म होकर भी आने वाले समय में जैसे जैसे नई मैनेजमेंट आई है, पिछले 2 साल में बहुत अच्छा काम किया और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल में ये बैंक बहुत अच्छा कर सकती है। हर तरीके के टेक्नोलॉजी के स्पेस में भी काफी अग्रसर है। सो जो नई एज बैंकिंग हो रही है उसके अंदर भी ये काफी वेल प्लेस्ड है। सो मेरा मानना है कि वैल्यूएशन में कंफर्ट है, अर्निंग ग्रोथ आने वाली है और एक स्लाइटली हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो एक थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें बैंकिंग सेक्टर के शेयर अच्छा करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, तो उसका भी इसको एक फायदा होगा। तो मेरा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक हर लिहाज से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करती है। विकास जी, दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं। इस साल की जो थीम रही है ना, उसमें रियल एस्टेट स्टॉक्स ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और रिकवरी लौटी है पूरे सेक्टर में और डिमांड भी बहुत तेज रही है। आपके तरफ से क्या कोई रियल एस्टेट स्टॉक्स या फिर कोई हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स है क्या आपके पोर्टफोलियो में जो आप सुझाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी रियल एस्टेट काफी समय से पिछले 1 साल से ठीक कर रहा है और मेरा मानना है कि रियल एस्टेट में एक अगले 8 से 10 साल बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तेजी रहने वाली है, क्योंकि इसमें रेरा इम्प्लीमेंटेशन के बाद में पूरा एक सेक्टर ही ऑर्गेनाइज हो रहा है, यूजर ड्रिवन मार्केट हो रहा है और ऑर्गेनाइज मार्केट हो रहा है। तो इसकी वजह से इसमें एक बहुत
चेंज हो रहा है। और तो या तो आप डायरेक्ट रियल एस्टेट प्ले कर सकते हैं, या दूसरा उसका एक है कि जो जिस जैसे डिमांड बढ़ रही है, हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो क्रेडिट ग्रोथ की क्रेडिट भी उसमें हर आदमी घर मॉर्गेज पे खरीदता है। तो हाउसिंग डिमांड जो है मुझे लगता है 15 से 20% ग्रोथ आ सकती है। तो उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो काफी वेल पोजिशन है, सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ के आसपास की उनकी लैंडिंग बुक है। एनपीए साइकिल भी इसका बिहाइंड हो चुका है, जैसे कि सेकंड वेव के बाद थोड़ा सा रिटेल एनपीए आया था। दे आर गियर्ड अप टू स्मॉल सिटीज, लो टिकट हाउसिंग फाइनेंस, 15-16% की आरओई का रिजल्ट देखती है। तो जैसे जैसे अभी ये माहौल अच्छा बनते जाएगा, स्टॉक का रीरेटिंग भी होगा और अर्निंग ग्रोथ भी आएगी। तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से देखे जाए तो ये एक बहुत अच्छी प्ले है। लिमिटेड डाउनसाइड एंड अपसाइड कुड बी सिग्निफिकेंटली हाई। लिमिटेड डाउनसाइड, लेकिन अपसाइड ऊपर कुछ भी हो सकती है जिस हिसाब से फंडामेंटल शेप अप करें। लेकिन रियल एस्टेट थीम की एक एंसिलरी थीम है हाउसिंग फाइनेंस, विकास ने बताई। चलिए हम अपने सेकंड एस की तरफ बढ़ते हैं, यानी दूसरे एके की तरफ। गोल्डी लॉक्स के गौतम शाह हमारे साथ हैं। गौतम, आप हमारे से कुछ दिन पहले बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 8-10 साल के कंसोलिडेशन के बाद रियल एस्टेट स्पेस बाहर आ रही है। कुछ हद तक सेलेक्ट स्टॉक्स में कैप्चर हो भी रही है वो चीज़, लेकिन आपका जो पहला स्टॉक है जो आप 1 साल या नेक्स्ट दिवाली तक के लिए बता रहे हैं, वो उस हिसाब से रियल एस्टेट स्पेस की रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हाँ जी जी, फर्स्टली आपको, आपके पूरी टीम को और सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक पिछले साल काफी अच्छा रहा, हमारा तो यही मानना है कि अगला साल भी ऐसा रहे, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि जब लास्ट दिवाली आई थी तो काफी हेडविंड्स थे, काफी वरी थे, तो मार्केट एक वॉल ऑफ वरी क्लाइम किया। बट अभी क्या है, सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इतनी अच्छी रिटर्न नहीं आए, बट फिर भी अगर इंडिया स्टोरी को बिलीव करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज काफी है सेक्टर्स और स्टॉक्स में। और रियल एस्टेट की बात करें तो मुझे तो अच्छा लगता है। आई थिंक 10 साल की ब्रेकआउट है, और मोर इम्पोर्टेंटली ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्योंकि इतने फॉल्स स्टार्ट्स आए हैं पिछले 4 से 6 सालों में कि लोग कई बार ट्रैप हो चुके हैं। बट अभी जो फंडामेंटल्स हम लोग देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड, और जिस तरह की चार्ट्स बन रही है, हमारा रिकमेंडेशन है कि इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, जो पिछले 2-3 महीनों में उतना अच्छा नहीं किया है, बट इसके जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट चेंज हुई है, जो टेलविंड्स है, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा कर सकता है। बाकी रियल एस्टेट ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, तो सपोर्ट लेवल्स दूर है, बट मैं इंडियाबुल्स रियल एस्टेट मुझे अच्छा लगता है फंडामेंटली और टेक्निकली। और यहाँ से 40 से 50% की तेजी अगर सब कुछ ठीक रहा तो देखने को मिल सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्ले द रियल एस्टेट रैली। जी बिल्कुल गौतम, ईटी नाउ स्वदेश की टीम से पूरी गोल्डीलॉक प्रीमियम की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को इसी तरह से मालामाल करें, और हमारे व्यूअर्स के लिए अब ऐसे ही मालामाल स्टॉक्स भी निकाल कर आएँ। तिरुप का इक्का निकाल के लाएं। दूसरा इक्का क्या होगा आपका? देखिए, मेरा दूसरा स्टॉक है अनलॉक ट्रेड से। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अनलॉक ट्रेड स्टॉक्स चले हैं 2-3 महीनों में, ऐसा लगता तो नहीं है कि कोविड थर्ड वेव आएगा। होपफुली जिस तरह की वैक्सीनेशन ड्राइव है और दुनिया में जिस तरह का प्रिकॉशन लोग ले रहे हैं, होपफुली थर्ड वेव नहीं आएगा। मार्केट वही फैक्टर इन कर रही है। तो अगर ये ऐसा चला तो अनलॉक ट्रेड में जो पीवीआर है, आई थिंक दैट कैन डू रियली वेल, क्योंकि अब सारे बड़े पिक्चर्स लाइन से आना शुरू करेंगे। पीवीआर एक ऐसी इंडस्ट्री लीडर है, अर्निंग्स काफी अच्छी रही है अगर आप कोविड का फेज को हटा दे तो, और चार्ट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स इन द मार्केट जो अब अपने 52 वीक हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो मुझे काफी अच्छी तेजी लगती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पीवीआर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर डाउनसाइड 10 से 15% की है और अपसाइड 40 से 50% की हो सकती है। और जिस तरह का मार्केट कैप पे ट्रेड करता है और जिस तरह के चार्ट्स है, आई थिंक हमारा काफी कॉन्फिडेंस है पीवीआर के लिए अगले 1 साल के लिए। गौतम, हमने देखा है कि ये साल में ना ऐसे स्टॉक्स को निवेशक बहुत पसंद कर रहे हैं जिनका बिजनेस थोड़ा अलग तरह का है, जहां पर एक्सपेंशन को लेकर संभावना बहुत ही भरपूर है। क्या कुछ ऐसा शेयर भी कोई इक्का के तौर पर सुझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, 2021 में पूरा जमाना ही बदल गया। अगर आप आईपीएल भी देखें, पूरा एक थिंकिंग ही चेंज हो गया है। मनी जो स्पेंड हो रही है वो एकदम अलग तरीके से हो रही है। और न्यू एज बिजनेस की अगर बात करें तो रूट मोबाइल
हमें काफी अच्छा लगता है। अगेन इस स्टॉक ने पिछले 3 महीनों में कुछ परफॉर्म नहीं किया, बट फंडामेंटल सॉलिड है। अगर आप इसकी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखें, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल देखें, एंट्री बैरियर्स देखें इस बिजनेस के लिए, और जिस तरह की चार्ट्स है, जब से इसका लिस्टिंग हुआ है तब से ये कंसिस्टेंट बेसिस पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है। काफी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग भी है, और जिस तरह की मैनेजमेंट की कमेंट्री है, मुझे लगता है कि दिस कैन बी वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, नॉट जस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर बट अगले 3 से 5 साल के लिए भी। सो अभी के लेवल्स पे 2000 के लेवल्स के आसपास मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा चल सकता है। डाउनसाइड का एकदम नहीं है और अपसाइड अच्छी है, तो इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंकज को भी शामिल करते हैं इस चर्चा में। पंकज, आप एक ऐसे फंड मैनेजर रहे हैं जो मैक्रोज पे बहुत क्लोज नज़र रखता है, जो साइकिल्स को, बाजार के साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल्स को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, और इसीलिए मुझे जब मैंने आपके स्टॉक पिक देखे और एसबीआई में उसमें एक नाम देखा तो मुझे अचंभा नहीं हुआ। लेकिन आप हमारे निवेशकों को बताइए किस तरह से पीएसयू बैंक्स लेंडिंग गेम में वापस आ रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स इंप्रूव की हैं, और एसबीआई से आपको क्या उम्मीदें हैं नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर्स में? धन्यवाद अजय। तो जैसे कि आपने बताया अजय, एक मेरा ऐसा मानना है अजय कि आने वाले 3 से 5 साल में हमारी जो इकोनॉमी है ये बहुत ही अच्छा करेगी, क्योंकि ये लास्ट 1 साल में इकोनॉमी थोड़ा कोविड की वजह से डगमगा गई थी, और उससे पहले भी वो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की जो डिसरप्शन हुए थे उसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी सी धीमी गति पे ग्रोथ हो रही थी हमारी। पर अब मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में हमारी इकोनॉमी जो है, एक हमारे इकोनॉमी का जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रहा है उससे काफी अच्छा ग्रोथ करेगी। तो मेरा एक हमारी इकोनॉमी पे काफी ही पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव व्यू है। उसके तहत मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो होता है इकोनॉमी की, हम जो कहते हैं नींव होता है, कि अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसको उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। इंडिया के हर कोने कोने में, एकदम रिमोट विलेज में भी एसबीआई मौजूद है, और इसका जो कस्टमर बेस है वो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इंडिया में हम सब लोग एसबीआई पे ब्लाइंड फेथ रखते हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ इंप्रूव होगी, एसबीआई की ग्रोथ भी काफी अच्छी रहेगी। बीच में कुछ सालों तक इनको एसबीआई के नतीजे जो है थोड़े ठीक नहीं आ रहे थे, बिकॉज उनके एनपीएस थोड़े बढ़ गए थे, पर अब वो सारी जो है प्रॉब्लम जो है उन्होंने सॉल्व कर ली है, और आने वाले 1 साल में या 3 साल में इनके मुनाफे में काफी गति आएगी या काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। और मुझे ये भी लगता है कि साथ में जो जितनी बड़ी बैंक है और जितना बड़ा इनका बिजनेस है और इनका एक जो हम कहते हैं कस्टमर फ्रेंचाइज है, उसके मुकाबले में अगर देखें तो ये स्टॉक मुझे लगता है काफी अंडर वैल्यूड है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से, ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा निवेशकों को। बिल्कुल, बहुत सारे विशेष हमारी टीम से आपको पंकज। साथ ही एक और स्टॉक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन एक बहुत बड़ी थीम है, इकोनॉमी अनलॉक की तरफ कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, और हम देख रहे हैं वो स्टेप्स, और ये थीम काम भी कर रही है। क्या इस थीम पर लंबे नजरिए से, इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से कोई आपके पास कॉल होगी? बिल्कुल। तो एक जो शेयर है जो या कंपनी है जो हमें जो बहुत अच्छी लगती है वो है आदित्य बिरला फैशन। आप देखें तो पिछले ये कोविड के लॉकडाउन और अनलॉक की वजह से लास्ट लगभग 2 साल से जो है कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो है घर के बाहर नहीं निकले हैं, और लोगों ने ज्यादा स्पेंडिंग नहीं की है, खर्चा नहीं किया है। पर अब जब हमारा वैक्सीनेशन काफी आगे पहुंच गया है और थर्ड वेव का फियर या एक जो भय था वो भी कम हो गया है, तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम देख रहे हैं इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है और हम लोग हमारी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस जा रहे हैं। अब हम लोग वापस ऑफिस भी जाने लगे हैं, और एक स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रिस्टोर हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बहुत जोर से कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो आएगी, जिसको हम रिवेंज स्पेंडिंग कहते हैं। हमने देखा है कि यूएस और यूरोप में भी जब इकोनॉमी खुली तो एक रिवेंज स्पेंडिंग की बहुत जोर से लहर आई, और मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसा ही कुछ होगा, बिकॉज कंज्यूमर्स ने लास्ट 2 साल में स्पेंडिंग या खर्चा नहीं किया है।
और आदित्य बिरला फैशन जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड अपैरल कंपनी है। ये लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में ब्रांडेड अपैरल्स में। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने क्योंकि लास्ट 1.5 साल में फंक्शंस और इवेंट्स नहीं हुए हैं, शादियां नहीं हुई है या सोशल गैदरिंग्स नहीं हुई है, तो या हम ऑफिसेज नहीं गए हैं बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला है, तो हमने कपड़ों की खरीदारी नहीं की है। पर अब जब सब सोशल गैदरिंग्स और इवेंट्स होने लगेंगे और हम लोग सब वापस अपने ऑफिस या दूसरी जगह जाना लगेंगे, तो एक बहुत जोर से अपैरल कंजम्पशन में ग्रोथ आएगी और आदित्य बिरला फैशंस को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अंकित जी, हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल का जो सेगमेंट है वहां पर एक बहुत ही डायनेमिक शिफ्ट आ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ है। आपने जब अपना तीसरा जो इक्का है आपने टाटा मोटर्स को चुना है, ये बताइए कि किस तरह की ग्रोथ आप वहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस ग्रोथ को आगे क्या कुछ ड्राइव करने वाला है? तो टाटा मोटर्स जैसे कि हम सब समझते हैं एक इंडिया की लीडिंग और या प्राथमिक कंपनी है। इंडिया में जितने भी ट्रक्स या कमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं तो उसमें से 50% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है। आने वाले 2 से 3 सालों में जब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इंप्रूव होगी तो कमर्शियल व्हीकल्स एक सेगमेंट है जिसमें अगर सारे आप इकोनॉमी के सेक्टर्स देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स एक सेगमेंट है जिसमें फास्टेस्ट ग्रोथ आने वाली है इकोनॉमी में आने वाले 3 साल में। और क्योंकि टाटा मोटर्स के पास उस कमर्शियल व्हीकल्स में 50% मार्केट शेयर है तो उनको उससे बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा। और हमने ये भी देखा है कि टाटा मोटर्स ने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारी नई नई गाड़ियां लॉन्च की हैं और उन गाड़ियों को उन्हें बहुत अच्छा कंज्यूमर रिस्पॉन्स मिला है। तो हमें लगता है कि जैसे ही अब इकोनॉमी अनलॉक होगी और पैसेंजर व्हीकल्स की या गाड़ियों की डिमांड वापस आएगी तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा टाटा मोटर्स को मिलेगा बिकॉज उनका 10% से ज्यादा मार्केट शेयर हो गया है पैसेंजर व्हीकल मार्केट में। टाटा मोटर्स का एक और जो बिजनेस है वो उनका इंटरनेशनल बिजनेस है जिसमें वो लग्जरी कार्स बेचते हैं JLR के ब्रांड में। तो बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो वो बिजनेस भी काफी अच्छा कर रहा है और उसमें भी एक बहुत ही शानदार आने वाले 3 सालों में ग्रोथ आने वाली है। और जैसे कि हमने देखा एक ईवी का अब ये जो चलन चला है आने वाले 10 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट काफी बढ़ेगा और उसमें भी टाटा मोटर्स इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। 70% मार्केट शेयर है उनका। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर हम 2 से 3 साल का व्यू लें तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ इंप्रूव होगी टाटा मोटर्स के हर बिजनेस में उसका फायदा मिलेगा और ये कंपनी काफी अच्छा करनी चाहिए। विकास, गौतम और पंकज हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रियंका, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीन स्टॉक पिक्स हमारे 3 एसेस के साथ हमने डिस्कस किए अपने, और आप क्या जानना चाहेंगी क्योंकि आज हमारे साथ सम ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स हैं मार्केट के, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं ये जानना चाहूँगी, हम हमेशा ये बात करते हैं कि 1 लाख का सेंसेक्स कब होगा या फिर हमने इतना रनअप दिखाया। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि इस संवत से अगले संवत तक यानी इस दिवाली से अगले दिवाली तक हम निफ्टी को कहाँ देखते हैं? इंडेक्स पे भी एक व्यू ले लेते हैं। श्योर। इनफैक्ट विकास, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक आप बाजार पे कॉशियस हैं, पॉजिटिव हैं, आपको लगता है पॉजिटिव रिटर्न्स बनेंगे? कहाँ हो सकते हैं हम इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली के बीच? आई थिंक सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिवाली से अभी तक जो रिटर्न है उतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मैं कॉशियसली पॉजिटिव हूँ। आई थिंक मार्केट्स पक्का लगभग पॉजिटिव ही रहेंगे अगले 1 साल में, पर ये स्ट्रेट जर्नी नहीं रहेगी, स्मूथ जर्नी नहीं रहेगी, इसमें काफी उतार चढ़ाव रहेगा। काफी अभी थोड़े हेडविंड्स हैं हर तरीके से। सो ये टाइम अभी थोड़ा रिस्क को ध्यान में रखते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करने का है, न कि काफी अग्रेसिवली रहने का। सो हर आई थिंक एक मार्केट में जो उतार चढ़ाव के साथ रैली आएगी, न कि पिछली तरह की वन वे जो 1 साल में तेजी आई वैसी नहीं रहेगी। काफी हद तक इजी रिटर्न चले गए हैं। अभी मार्केट में रिटर्न बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो उसको ध्यान रखते हुए आई एम पॉजिटिव डेफिनेटली। अगले 1 साल में मार्केट बिल्कुल 15-16% रिटर्न दे सकता है, बट ये स्मूथ जर्नी नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आ सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ भी इन्वेस्टर्स को करना चाहिए।
चलिए ठीक है, ये तो विकास का व्यू रहा। हम एक बार गौतम से भी समझ लेते हैं। गौतम, आप तो टेक्निकल नज़रिए से भी बाजार को एनालाइज करते हैं, आप क्या देख रहे हैं यहाँ से अगले साल तक निफ्टी में कितना रिटर्न मिल सकता है? देखिए, हम मॉडरेटली बुलिश हैं। आई थिंक पिछला एक साल काफी अच्छा रहा, बट ऐसी तेजी हमने पिछले बार अगर आप देखें तो 2003 में देखा है, जहां पर 9 महीने में मार्केट डबल हो गई थी। और पिछले 18 महीनों में हम लोग ने एक बार भी 10% का करेक्शन नहीं देखा। तो ये एक बहुत यूनिक सी बुल मार्केट है। मेरे हिसाब से ये सस्टेन नहीं करेगी। सारे जो पॉजिटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। हाउएवर जो लिक्विडिटी का जो जिसके बारे में जो हम बात करते हैं और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अगर सबको एक बार एक साथ अगर देखें तो लगता है कि तेजी बनी रहेगी, मगर सेलेक्ट पॉकेट्स में। निफ्टी पे आई थिंक बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती है। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट निफ्टी का है 20,400 का। तो होपफुली अगले एक साल में उस लेवल तक हम धीरे धीरे जा सकते हैं, मगर ये मान के चलना चाहिए कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मिलेगी। नीचे में 16,500 से 17,000 का एक होपफुली एक बेस बन के रहेगा, और मार्केट और निफ्टी एक ओवरऑल इस रेंज में रहेगी। बट हेडलाइन इंडिसेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, और उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए जहां जो अंडर परफॉर्म पिछले 3 से 6 महीनों में किए। तो हमारा फेवरेट पिक्स जो मैंने पहले भी कहा है, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स और द अनलॉक ट्रेड। तो यहाँ पर अगर फोकस करके रहेंगे तो हम निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सही बात है। उन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जो ज़्यादा नहीं चले हैं, वहां पर हमें मौके तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए पिछला जो एक साल रहा है बाजार के लिए, शायद हमने वैसा वक्त देखा नहीं है, क्योंकि धड़ाधड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, रिटेल निवेशकों का उत्साह चरम पर है, और बाजार पिछली दिवाली से इस दिवाली तक तकरीबन 50% की तेज़ी दिखा चुका है। हम अब 1 लाख के सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। पंकज, आपको क्या लगता है कि 1 लाख का सेंसेक्स का जो लेवल है वो आने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं हमारे मार्केट्स को लेके काफी बुलिश या पॉजिटिव हूँ। अगर हम इसको 3 से 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा आपके सभी दर्शकों और निवेशकों से एक ही गुजारिश है कि आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कीजिए 3 साल 5 साल का व्यू लेके, और इसमें आपको काफी अच्छे या हेल्दी रिटर्न्स मिलेंगे। और जो रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट से मिल सकते हैं वो कहीं और किसी और एसेट क्लास में मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर मेरा एक ही वर्ड ऑफ कॉशन है कि आप स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन मत कीजिए शॉर्ट टर्म के नजरिए से। जहां तक आपने कहा कि 1 लाख का सेंसेक्स कब तक हो सकता है, तो मेरा ये मानना है कि ये पिछले आने वाले 2 से 3 साल में हम आराम से उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें 5 साल के नजरिए से, तो मुझे लगता है कि हम 1 लाख को बड़ी आसानी से पार करके उससे कहीं ऊपर चले जाएंगे बाजार में। तो क्योंकि मुझे लगता है आने वाला जो 10 साल है ये कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन पीरियड रहने वाला है। और जब इकोनॉमी अच्छी करती है तो उस देश का स्टॉक मार्केट काफी अच्छा करता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत ही आसान भाषा में ये बात समझाई कि इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ हो रहा है, 5 से 10 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करिए, और वो ग्रोथ कैप्चर होगी उसके स्टॉक्स में, उसके बेंचमार्क इंडिसेस में। विकास, आप भी एक ऐसे फंड मैनेजर हैं जो बाज़ार में बड़े ट्रेंड्स को भी ट्रैक करते हैं बहुत क्लोजली, मेगा ट्रेंड्स। आपने ये ट्रेंड काफ़ी टाइम पहले ही, अरसे पहले ही स्पॉट किया था कि कैसे आईटी सेक्टर हमारा लीड करेगा ग्रोथ, क्योंकि एक डिजिटाइजेशन एक वर्ल्ड का ट्रेंड बन जाएगा, मेगा ट्रेंड। और इंडियन आईटी स्टॉक्स भी रीरेट हुए, मिड कैप स्टॉक्स तो 2-3x हो गए, लार्ज कैप स्टॉक्स भी बहुत सॉलिड चले। बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट दिवाली ऐसा कौन सा मेगा ट्रेंड पे आपकी नज़र है या अभी आप रिसर्च कर रहे हैं जिसको आप शेप होते हुए आपकी उम्मीद है हो सकता है? मुझे मेगा ट्रेंड जनरली जो होते हैं वो 5 से 7 साल के पीरियड में चलते हैं, तो वो तो काफी अभी तक प्रे है। आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, आई थिंक इवन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज है, सो ये और रियल एस्टेट है, जो अगले 5-7 साल में बड़े मेगा ट्रेंड है इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो। बट अगर चूंकि आपने अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से पूछा है, तो मुझे लगता है 2 जो सब थीम है और छोटे थीम है जो बढ़िया कर सकते हैं अगले 12 मंथ्स 18 मंथ्स। एक तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ी सी अच्छी एक स्पेशल तेजी आ सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट थोड़ी बेटर है, क्रेडिट ग्रोथ बेटर हो रही है। तो ये दोनों का जब भी कॉम्बिनेशन होता है और एनपीए साइकिल बॉटम आउट हो गई है, तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर अच्छा करते हैं। तो ये अक्रॉस पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं।
और दूसरा एक ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि पीएसयू की एंटायर थीम अगले 12 से 18 महीने में अच्छा कर सकती है। अच्छा डिविडेंड यील्ड है, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो होता है अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक इनको हेल्प करता है बिकॉज दे हैव डीप एसेट्स, और इनका सेलेक्ट बेसिस पे आप मतलब आप फंडामेंटल्स हर पीएसयू का स्टडी करके देखना पड़ेगा, पर एक पीएसयू की इन जनरल बास्केट बता रहा हूँ जहाँ पे ओल्ड इकोनॉमी में काफी अच्छी एक अर्निंग में ग्रोथ की माहौल बन रही है। देखिए बाजार का जो रीसेंट जो रनअप रहा है उसमें हाई बीटा वाले स्टॉक्स खूब चले हैं, प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स ने अच्छी तेज़ी दिखाई है। अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न निकल कर आ रहे हैं कि वैल्यूएशन शायद थोड़े महंगे हो गए हैं। कौन से पैक हैं जहां पर आगे निवेशकों को थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है और जहां पर हाथ जलने का खतरा है? देखिए, जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, हमें एक चीज समझना चाहिए कि इंडिया जो है एक अब वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड में हाईएस्ट है। हम आने वाले कुछ सालों में चाइना को भी ओवरटेक कर लेंगे। तो जब देश वर्ल्ड की दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे तो उस इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस हमेशा थोड़े महंगे ही रहते हैं, बिकॉज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को उस देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो इस चीज को लेके इन्वेस्टर्स को ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, पर जैसे कि आपने कहा थोड़ा सा एक कॉशन और डिसिप्लिन का हमें हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय। तो मेरा एक सिंसियर सुझाव है आपके सभी दर्शकों को और निवेशकों को कि एक हमेशा आप जब भी निवेश करें एक गुड क्वालिटी कंपनीज में निवेश करें। ठीक है, तो छोटे मझोले शेयरों में कॉशियस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन बाजार में तेजी जारी रहेगी और आगे सेंसेक्स 1 लाख के जादुई आंकड़े तक भी मूव करेगा। गौतम, विकास और पंकज, आप तीनों का बहुत शुक्रिया 3 एसेस 3 इक्के और हमें 9 शेयर बताने के लिए और बाजार पर अपना व्यू भी शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।